गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम फिजिक्स का जो लेसन पढ़ रहे थे तो हम अपनी सभी लोग फिजिक्स की बुक खोलेंगे और उसमें देखेंगे पाठ के लास्ट में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारी बुक में। लिखा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखिए ये आप परिभाषा हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर, देखिए हमने अवतल दर्पण का इस प्रकार का चित्र बनाया था। जे इसका फोकस ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या थे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। तो इसकी परिभाषा इस क्वेश्चन की क्या लिखेंगे। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई जाती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यही दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई जाती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से लिखते हैं। आगे देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, परिभाषा लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को हम कहाँ से लिखते हैं, R से। वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर लिखा है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे फोकस दूरी को हम कहाँ से लिखते हैं, स्मॉल f से निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू R/2 बराबर 20/2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का सीधा एवं आबादित प्रतिबिंब बना सके। तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब, तो ऐसा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब हम बताइए कौन सी स्थिति में इसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा और आभासी। तो किस स्थिति में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है तो लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं जिसके कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र में को देखने में क्या हो जाता है, समर्थ हो जाता है। तो चौथे का आंसर लिख लेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए सेम सवाल है दूसरे जैसा। वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना दिया है, R बराबर 32 सेंटीमीटर। लिखेंगे फोकस दूरी F बराबर R/2 बराबर 32/2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है पांचवा, हो गया है छठवां क्वेश्चन। लिखा हुआ है कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण
प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर होगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब, बिंब का मतलब है वस्तु की दूरी, u बराबर कितना दिया गया है? -10 सेंटीमीटर। लिखा है 3 गुना प्रतिबिंब बनाता है। कैसा लिखा हुआ है? वास्तविक प्रतिबिंब है, तो m बराबर कितना हो जाएगा? -3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। m बराबर क्या होता है? -b/u = -3, माइनस से माइनस कट गए, 3 गुणा v बराबर कितना हो जाएगा? 3u। ठीक है, u का मान रख देंगे तो v बराबर 3, u का मान -10 बराबर -30 सेंटीमीटर। अब लिखा है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है वायु में गमन करती प्रकाश किरण जल में तेजी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? तो लिखेंगे, देखिए प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों झुकेगी? तो हम बताते हैं, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तेजी प्रवेश करती है। वायु से जल में प्रवेश कर रही। वायु कैसा माध्यम है? विरल। और जल कैसा माध्यम है? सघन। तो हमने अब बर्तन की परिभाषा में पढ़ा था, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि वायु, क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अतः प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। हमने अब बर्तन की परिभाषा में यह पढ़ा हुआ है। और जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो यह की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन की परिभाषा लिखी हुई है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये सब क्या है? अपवर्तन की परिभाषाएं हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, इधर कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट में, तो Ng लिख देंगे 1.50, जो हो गया अपवर्तनांक। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? कांच में प्रकाश की चाल हमें बतानी है। प्रकाश की चाल Vg हमें निकालनी है। ठीक है, आगे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना है, वायुमंडल में या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
जो सूर्य से किरणें निकलती हैं वह पृथ्वी तक पहुंचने के लिए इसी चाल से चलती हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखना है प्रकाश की चाल कितनी होती, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हम लगा देंगे सूत्र, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। तो Vg 1.50 बराबर 3 × 10⁸ बटे Vg। इन्हें हम एक्सचेंज कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे और 1.50 नीचे लाएंगे। तो 3 × 10⁸ बटे 1.50, 1.5 दूनी 3 होता है। या दशमलव हटा लो, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 300 × 10⁸ बटे 150, 150 दूनी 300, तो 2 × 10⁸। मात्रा क्या है इसका, चाल का मात्रा मीटर प्रति सेकंड। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चाल होगी कांच में प्रकाश की चाल। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हीरा, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9वां क्वेश्चन, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका होता है, हीरे का। तो लिखेंगे अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम। कौन है अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम, हीरा है अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम। और इसका प्रकाशिक घनत्व कितना होता है, 2.42, या अपवर्तनांक कह सकते हैं इसी को। अब लिखेंगे अधिकतम हो गया, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम। कौन है न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम, वायु या हवा। कितना होता है इसका, 1.00। ठीक है, 00, एक 0 और है, शायद 3 भी होता है, आगे बुक में दिए गए हैं। तो इसका है न्यूनतम 1.0003 और सबसे ज़्यादा होता है हीरे का 2.42। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से किस में चलता है। इनके अपवर्तनांक 1.44, 1.47 और 1.33 है। तो देखिए प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी, क्योंकि जल का अपवर्तनांक अन्य दोनों की तुलना में क्या है, कम है। तो हम लिख देंगे इसका आंसर, प्रकाश की चाल जल में अधिक होगी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अन्य माध्यमों की तुलना में कम है। अन्य माध्यमों केरोसिन, एवं तारपीन की तुलना में कम है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जल में अधिक होगी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अन्य माध्यम जो हमें इसके साथ दिए गए हैं, केरोसिन और तारपीन, इन दोनों की तुलना में क्या है, कम है केरोसिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो देखिए इस कथन का अभिप्राय है, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग
और हीरे के बेग का अनुपात 2.42 है। आगे देखिए, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। आगे देखिए, 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 13वां क्वेश्चन, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब मतलब वस्तु हो, और लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। आगे लिखा है, प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है, तो इनका आवर्धन कितना होगा? 1। मतलब, और वास्तविक प्रतिबिंब है तो -1 लिखेंगे। m बराबर v/u इक्वल टू -1। तो इससे क्या निकल के आएगा? v इक्वल टू -u। तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र लगा देंगे। लेंस दिया हुआ है तो लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू -1/50। ये v का मान रखेंगे 50, तो u बराबर निकला है। तो v का मान कितना है? +50 माइनस +1/50। इन्हें जोड़ देंगे तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा? हर समान है तो सीधे जोड़ जाएंगे 2/50। 1/f बराबर काट देंगे, 2 एकम 2, 2 से 25 दूनी 50। तो f बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये निकला है फोकस दूरी। अब हमें निकालनी है इसकी क्षमता। तो देखिए, जब ये सेंटीमीटर में तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा? 100/f। 100/25 बराबर लेंस की क्षमता का मतलब 4 डायोप्टर। ठीक है, ये देखिए b बराबर आया -u, b के जगह लिख दिया 50। ऐसे हम ऐसे कह सकते u बराबर -b। तो क्या हो जाएगा? u बराबर b का मान रखेंगे, इन्हें हमने बदल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए। 14वां क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता। तो f बराबर कितना हो जाएगा? -2 मीटर फोकस दूरी, मीटर। अवतल लेंस की क्षमता बतानी है तो माइनस में लिखा अवतल लेंस है। अब हम लिखेंगे f इक्वल टू होता है 12/2। वक्रता त्रिज्या बतानी है इसमें, तो f नहीं, क्षमता बतानी है। लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो क्या है क्वेश्चन? लेंस की क्षमता P बराबर होता है जब फोकस दूरी मीटर में हो 1/f। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/-2। P बराबर 2 का भाग -0.5 डायोप्टर। इसे हम D से लिखते हैं। लेंस की क्षमता के दो सूत्र हैं, 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, 1/f जब फोकस दूरी मीटर में हो। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक में जो बीच बीच में क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम देखेंगे जो हमारे पाठगत प्रश्न दिए हैं, मतलब हमारे पाठ के लास्ट में प्रश्न दिए हैं, अब हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। हमने आपसे पहले शुरुआत में क्या कह दिया था कि हम पाठगत प्रश्न करा रहे हैं, लेकिन ये भी छूटे हुए थे कुछ, तो पहले हमने इन्हें करा दिया है। अब हम पाठगत देखेंगे इसी वीडियो में। अब देखिए, शुरुआत में इसमें विकल्प दिए हुए हैं। पहला जैसे लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, मिट्टी अपारदर्शक होती है, इसलिए हम इसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते। आगे लिखा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो कहाँ होनी चाहिए? लास्ट कंडीशन पड़ी हुई थी, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तीसरा है,
किसी बिंब मतलब वस्तु का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यह किस स्थिति में प्राप्त होता है? जब वस्तु फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर हो। जब वस्तु फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी हो तो वस्तु और प्रतिबिंब के आकार बराबर प्राप्त होते हैं। अगला चौथा विकल्प है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस कौन से? माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे अवतल हैं दोनों। आगे देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। सीधा प्रतिबिंब दो प्रकार के दर्पण ही बना सकते हैं। एक तो घर पे, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। कौन सा दर्पण होता है वो? समतल दर्पण। और दूसरा कौन सा दर्पण बनाएगा? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? या तो समतल अथवा उत्तल। अगला है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से किस लेंस को पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी फोकस दूरी कम होगी उतना ही हमें क्या होगा? स्पष्ट दिखाई देगा। आगे देखिए, पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? बिंब की प्रकृति कैसी है? बिंब प्रतिबिंब से बड़ा अथवा छोटा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए। तो देखिए, इस स्थिति में हमें जो छठवीं स्थिति का चित्र था हमारा, कौन सा? जब प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, उसका चित्र बनाना पड़ेगा। एक अवतल दर्पण दिया हुआ है तो हम कौन सा चित्र बनाएंगे? ये वाला। आगे बन गया है दर्पण, पीछे बनाएंगे थोड़ा दर्पण को। ये बना दिया हमने दर्पण अवतल। ये फोकस है, वक्रता केंद्र सी, ये रखी है वस्तु। ध्रुव P और फोकस F के बीच वस्तु रखी है O डैश। अब हम प्रतिबिंब बना रहे हैं इसका। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब देखिए, और कहीं पे तो इसकी किरण जा नहीं रही है, तो अब कौन सा नियम लगेगा? प्रकाशिक केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र होता है इसमें। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये A पे टकराई और परावर्तित होकर फोकस से पे गई, ये B पे टकराई और यहाँ से परावर्तित होकर वापस लौट गई। अब हम देखते हैं ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, मतलब इनका प्रतिबिंब आगे कहीं नहीं बढ़ेगा। तो हम इन दोनों किरणों को आगे की ओर जब बढ़ाते हैं, बढ़ाया हमने, इसे हम बढ़ाएंगे, तो हम देखते हैं लेंस के ये दूसरी ओर किसी बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु से हमने मुख्य अक्ष पर लंब खींच दिया, तो ये वस्तु O डैश का प्रतिबिंब बन गया I डैश। कैसा है? वस्तु ऊपर रखी, प्रतिबिंब ऊपर रखा तो सीधा, वस्तु इस साइड है, प्रतिबिंब इस साइड है तो आभासी। और देखिए इसका साइज तो हमें दिख ही रहा, कैसा है? बड़ा। तो सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, इसके आंसर में हम लिखेंगे, बिंब की दर्पण से दूरी दर्पण के ध्रुव से 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। क्योंकि फोकस दूरी कितनी दी है? 15। तो इसकी क्या होनी चाहिए? ये वस्तु की दूरी 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। केवल तभी अवतल दर्पण का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधा और बड़ा। आगे, प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से साइज में बड़ा है। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये 7वां हो गया है। 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। क्योंकि परावर्तन के पश्चात
प्रकाश एक समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है तो यह रात के अंधकार में हमें काफ़ी दूर तक की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। इसलिए अग्रदीप में अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। अगला है किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण। तो इसमें सदैव उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है और यह वस्तु का काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है, जिससे ड्राइवर को बहुत दूर पीछे की वस्तुएं आसानी से दिखाई दे जाती हैं। अगला है सौर भट्टी। तो जब सौर भट्टी को एक बड़े अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो सूर्य की सारी किरणें भट्टी के पर फोकस हो जाती हैं, जिससे सौर भट्टी क्या हो जाती है, बहुत अधिक गर्म हो जाती है। तो 8वें के आंसर हम ये लिख लेंगे, हमने बोल दिए हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। देखिए अब हम चित्र बना रहे हैं। ये है उत्तल लेंस, इसका हमने ये आधा भाग काले कागज से ढक दिया, ये वाला, ठीक है। इधर फोकस, इधर फोकस, 2f, f डैश, 2f डैश, ठीक है। अब देखिए यह क्या है, लेंस बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये रख दी, मान लीजिए हमने वस्तु ओ डैश। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यह होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, ठीक है। अब दोनों किरणें देखिए यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ से हमने खींचा मुख्य अक्ष पे लंब 2 आई डैश। तो ये क्या है, वस्तु का उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो हाँ, लेंस का बिंब, लेंस के सामने रखी बिंब या वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा। एक उत्तल लेंस जिसका आधा भाग काले कागज से ढका हुआ है, यदि हम ले लें तो बिंब को इसके सामने 2f से अधिक दूरी पर रखा जाता है तथा इसे व्यवस्थित कर इसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो यह पाया जाता है कि बिंब का पूरा प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब जब हम किसी लेंस को से की दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे और हम इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो हम पाएंगे इसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, क्योंकि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इसके प्रकाशिक केंद्र से भी गुजर जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, अब इसके बाद के बचे हुए क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में अपलोड करेंगे और हमें जो पिछला पड़ा हुआ है लगातार अध्ययन करते रहना है। हमारा फर्स्ट लेसन लगभग समाप्त होने वाला है और लाइट में हमारे 2 लेसन ही हैं, एक प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन और दूसरा मानव नेत्र। तो इसके बाद हम आपको मानव नेत्र पढ़ाएंगे तो हमारे 2 लेसन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमारी विद्युत चलेगी। तो आप लोगों को इस लेसन को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे ही हम अगली वीडियो में इसका बचे हुए क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे और आपको ऑनलाइन ही टेस्ट पेपर को सॉल्व करके ग्रुप पे भेजना है। तो आप लोग अभी से तैयारी करते रहें और पाठ को बार बार पढ़ते रहें। पाठ को पढ़ने से क्या होगा, हमें बीच में जो पाठ के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स दिए होते हैं वह हमारे बहुविकल्पी 1 नंबर के क्वेश्चन बन के आती हैं। तो जब हमने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो हमें वह आसानी से याद आ जाएंगे। और हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो हमें टीचर्स द्वारा नहीं पढ़े होते हैं, कभी हमने देखे हुए नहीं होते हैं, लेकिन हम यदि पाठ को पढ़े हुए होते हैं तो वह क्वेश्चन हमें आसानी से ध्यान आ जाता है। तो पाठ को पढ़ना जरूरी है। तो एक बार कम से कम अच्छी तरीके से हर सब्जेक्ट का पाठ पढ़ा कीजिए और वीडियो को देखिए, इसके अनुसार कॉपी कंप्लीट कीजिए, लर्न कीजिए और बोर्ड एग्जाम की बड़ी अच्छी तरीके से
तैयारी कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।